जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक स्लैशर फिल्म 13 फैन बॉय के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे का नरेशन दिखाया जाता है जो कि फ्राइडे द 13th और हैलोवीन मूवी का बहुत बड़ा फैन था। उसने अपने फेवरेट एक्टर्स को कई सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन उन लोगों ने उसके लेटर्स पढ़ के उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। सबसे पहले हमें डेबरा वोरिस नाम की एक्टर दिखाई जाती है जिन्होंने फ्राइडे द 13th 5 में टीना का कैरेक्टर प्ले किया था। तभी उसकी बेटी वहाँ पे आती है जो कि अपनी छोटी बेटी केल्सी को अपने साथ लाई थी। वो उसकी नानी के पास उसे भेज देती है और उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी शैतानी ना करे। उसकी नानी उसे देख के खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। शाम को वो लोग जंगल की ओर जाते हैं कुछ लकड़ियां लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे वही फैन कातिल होता है जो कि उन पे नजर रख रहा था। वो डेबरा के फोन पे उसे एक इमेज टेक्स्ट करता है और वो देख के डेबरा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसी की फोटो थी। वो आसपास जंगल में देखने लगती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इधर डेबरा के बान में उसकी दूसरी बेटी जानवरों का ख्याल रख रही थी और हम उसके पीछे उसी कातिल को देखते हैं जो कि उस पे नजर रख रहा था। वो डेबरा की बेटी के सामने आके उसके पेट में एक पिचफोर्क घुसा देता है जिससे उसकी बेटी की वहीं पे मौत हो जाती है। डेबरा जो घर में आती है तो वो अपने लैपटॉप पे एक पुरानी फोटो पाती है जहाँ पे उसकी दोस्त डी वॉलिस की उसके साथ फोटो थी और उसकी फोटो पे उस कातिल ने क्रॉस लगाए हुए थे। ये देख के वो केल्सी को लेके बाहर जाती है और उसे एक लकड़ी के अंदर छुपा देती है। उससे कहती है कि जब तक वो वापस ना आए वो यहीं पे उसका इंतजार करे। उसके बाद वो गन लेके उस कातिल को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसका फैन उसके सामने आ जाता है और चाकू से उसे मार डालता है। केल्सी अपनी नानी को मरता हुआ देख के जोर से चिल्लाती है और ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ केल्सी अब बड़ी हो गई थी और वो मार्शल आर्ट ट्रेनर बन गई थी। तभी उसे डी वॉलिस का कॉल आता है जो कि उसकी नानी की दोस्त थी और वो उससे कहती है कि उसकी नानी को मरे हुए 13 साल हो गए हैं और आज भी उसे उसकी कमी महसूस होती है। वो उससे ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके घर आ सकती है उससे मिलने के लिए। ये सुन के केल्सी रोने लगती है और वो वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए। तभी केल्सी का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है जिसका नाम क्रिस्टोफर था और वो दोनों वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं। केल्सी जब अपने रूम में जाती है तो हम देखते हैं कि उस फैन ने उसके टीवी पे एक कैमरा लगाया हुआ है, यानी वो उसे पूरी तरह स्टॉक कर रहा था। केल्सी अपने एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को वो स्क्रिप्ट दिखाती है। उसे कहता है कि वो स्क्रिप्ट काफी अच्छी है जो कि एक स्लैशर फिल्म की थी। यहाँ पे हम उस किलर को देखते हैं जो कि उस पे नजर रखे हुआ था। अगले दिन शहर में हॉरर फिल्म का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे सभी हॉरर फिल्म के कैरेक्टर आए हुए थे। वहाँ पे डी वॉलिस भी आई थी जो कि हैलोवीन की कैरेक्टर थी और वहाँ पे केन हॉर्डर भी थे जिन्होंने फ्राइडे द 13th में जेसन का रोल प्ले किया था। केल्सी टीना को फोन करती है जो कि फ्राइडे द 13th की एक एक्ट्रेस थी और वो उसे बताती है कि वो किसी कारणवश वहाँ पे नहीं आ सकती। तभी वो अपने टेबल पे एक नोट देखती है जो कि वो फैन उसके लिए छोड़ के गया था। उस फेस्टिवल में एक डायरेक्टर होता है जो कि सुंदर लड़कियों को वहाँ पे काम देने आया था। एक लड़की को देख के वो उससे कहता है कि वो उसे जरूर काम देगा और वो लड़की काफी अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उस इवेंट के बाद केल्सी, डी, जोडी और सीजे एक साथ मिलते हैं और जोडी उन्हें बताती है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि टीना की है और उसे किसी ने बेसमेंट में बंद कर रखा है और वो मदद मांग रही है। उस वीडियो को उन्हें दिखाती है और उनसे कहती है कि क्या पता उसकी फिल्म का यह नया प्रमोशन हो, लेकिन केल्सी जानती थी कि ये कोई प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि उसकी नानी भी किसी फैन के हाथों ही मारी गई थी। ये देख के केल्सी रोने लगती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके रूम के बाहर से कोई एक फोटो फेंकता है और जब वो उस फोटो को देखती है तो उसमें उसकी नानी की तस्वीर थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। वो सिक्योरिटी को कॉल करती है तो सिक्योरिटी उससे कहती है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई है ही नहीं और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो हमला कर देती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि उससे मिलने आया होता है। अगली सुबह वो टीना के घर जाती है जहाँ सभी लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो देखती है कि उसकी बिल्लियों को खाना नहीं पड़ा है जिससे वो समझ जाती है कि टीना सच में किडनैप हुई है। वो पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। इधर टीना को उस कातिल ने एक डार्क रूम में बंद किया हुआ था और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने सामने वो अपनी ढेर सारी फोटोज पाती है जो कि उन फिल्मों के कैरेक्टर्स है जो कि उसने पोर्ट्रे किए थे। तभी वो कातिल वहाँ पे आता है तो वो उससे कहती है कि वो उसे वहाँ से जाने दे, लेकिन वो कातिल उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और उसने उसे स्क्रीन पे मरते हुए तो देखा है लेकिन वो उसे रियल लाइफ में भी मरता हुआ देखना चाहता है। वो उसे बताता है कि बचपन में उसके पिता उस पे बहुत टॉर्चर किया करते थे और उन्होंने उसको सालों साल तक रूम में बंद रखा था। उस रूम में फ्राइडे द 13th और हैलोवीन की डीवीडीज थी जिसे उसने कई बार देखा और वो उन सब का फैन बन गया। उसने एज अ फैन उन सबको कई सारे लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन वो लोग इतने बिजी थे कि उन्होंने उनके लेटर का जवाब तक नहीं दिया। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो खुद उन्हें किडनैप करेगा और एक एक करके उन्हें मार डालेगा। टीना ये सुनकर उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, लेकिन वो कातिल उसकी जरा भी नहीं सुनता। फिर हमें ट्रेसी सैवेज दिखाई जाती है जो फ्राइडे 13th पार्ट 3 में डेबी का रोल प्ले करी थी। अब वो एक प्रोफेसर बन गई थी और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी। क्लास खत्म होने के बाद उसे वही कातिल मैसेज भेजता है जो कि लिखता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और वो रियल
लाइफ में उसे मरता हुआ देखना चाहता है। ये देख के डेबी उसे ब्लॉक कर देती है और सिक्योरिटी को कॉल करने जाती है, लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि सिक्योरिटी वाले को उस कातिल ने मार डाला था। उसके बाद डेबी अपने पति को कॉल करती है ताकि वो वहाँ पे आ सके, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो कातिल उसे पहले ही मार चुका था। वो कातिल उसके कॉलेज में दाखिल हो जाता है और वहाँ पे साफ सफाई कर रहे एक इंसान के सर में लकड़ी घुसा देता है। वो उसे चाबियां छीन लेता है और उसके बाद उस रूम में जाता है जहाँ पे वो डेबी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर हमें फ्राइडे द 13th की दूसरी एक्ट्रेस दिखाई जाती है जिसने केन हॉडर को अपने घर पे बुलाया हुआ था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। केन उससे कहता है कि वो असली जेसन है तो वो चिंता ना करे, अगर वो कातिल यहाँ पे उसे चोट पहुंचाने आया तो वो उसका सामना करेगा। रात को केन अपनी गाड़ी में उस कातिल का उसके घर में आने का इंतजार करता है और वो एक्ट्रेस अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसे वो कातिल उसकी फोटो भेजता है जिससे उसे पता चलता है कि वो उसके आसपास आ चुका है। वो तुरंत केन को फोन करती है और उसे इस बारे में बताती है, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक उसके घर के बाहर ही है। उसके बाद वो एक्ट्रेस अपने बेडरूम में चली जाती है सोने के लिए और तभी वो कातिल उसके रूम में दाखिल होता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन केन वहाँ पे आ जाता है जो कि उस कातिल पे हमला कर देता है। लेकिन वो कातिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जो कि केन के पेट में चाकू घुसा देता है और उसके बाद उस एक्ट्रेस को एक फांसी के फंदे पे लटका देता है ताकि उसकी मौत हो सके। जख्मी हालत में केन किसी तरह उठता है और उस एक्ट्रेस की जान बचा लेता है। वो एक्ट्रेस उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, तो केन उससे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता, तो वो उसकी बीवी और बच्चों को खबर दे दे कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। ये कह के केन की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर डी वॉलिस आराम से अपने पति के साथ रह रही थी और तभी वो अपनी ज्वेलरी में देखती है कि उसकी एक ज्वेलरी गायब है। वो दोनों उसे मिलकर वहाँ पे ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें वो ज्वेलरी नहीं मिलती। जब डी अपने वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पे एक कैंची और उसके कटे हुए बाल मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसका फैन कातिल जरूर वहाँ पे आया होगा और उसके बाल काट के उसने यहाँ पे रख दिए होंगे। ये देख के वो काफी डर जाती है और सोचती है कि अब वो क्या करे। फिर हमें ब्लड लस्ट 3 का फिल्म सेट दिखाया जाता है जहाँ पे केल्सी अपनी फिल्म पे एक काम कर रही थी और उसका प्रोड्यूसर वहाँ पे आके लड़कियों के साथ कुछ गंदी बातें करता है। तभी केल्सी से मिलने एक प्रोड्यूसर आता है जो कि स्नफ्ड आउट करके एक मूवी बना रहा था। वो केल्सी से कहता है कि वो उसे उसकी फिल्म में कास्ट करना चाहता है, तो केल्सी उसे पहचान जाती है और उससे कहती है कि वो वही है जिसने बहुत ही बेकार फिल्म्स बनाई हैं और उसने उसकी नानी के मर्डर पे भी फिल्म बनाई है, तो वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। सुन के उस डायरेक्टर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केल्सी वहाँ पे फिल्म शूट करने लगती है और वो एक प्रॉप चाकू उठाती है जिससे उसे एक लड़की को मारना था। जब वो उसे चाकू मारती है तो उस लड़की के सच में खून निकलने लगता है, जिससे वो लड़की जख्मी हो जाती है और फिल्म को बंद करना पड़ता है। वो चाकू वहाँ पे आके किसी ने रिप्लेस कर दिया था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। इधर डी अपनी दोस्त डेबोरा को याद करती है कि कैसे वो लोग आपस में रहा करते थे और डेबोरा ने उसे कैसे बताया था कि एक फैन उसका पीछा कर रहा है। तभी उसका पति वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वो डेबोरा के बारे में सोचना बंद कर दे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और जहाँ पे भी वो होगी वो शांति से रह रही होगी। रात को डी के ग्रैंड डॉटर उसके घर में आते हैं उनके साथ रहने के लिए और वो लोग वहाँ पे उनके लिए खाना तैयार करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कातिल उनके आसपास है और उन पे नजर रख रहा है। डी जब पानी पीने के लिए उठती है तो खिड़की के बाहर उसे वो कातिल नजर आता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। वो अपने पति को इस बारे में बताती है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इधर केल्सी रात को जब रिसर्च कर रही होती है तो उसे उस कातिल का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि वो अब उसकी नानी डी की दोस्त को मारने वाला है और मरते वक्त वो भी वैसा ही चिल्लाएगी जैसा उसकी नानी ने चिल्लाया था। ये देख के केल्सी काफी डर जाती है और पुलिस को इस बारे में बताती है, लेकिन पुलिस उससे कहती है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुन के वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है और डी के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो डी से कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है तो वो उससे मिलने आ रही है। डी बहुत ही डर जाती है और वो अपनी गन तैयार करती है ताकि वो कातिल वहाँ पे आए तो वो उसे मार सके। तभी डी का बेटा वहाँ पे आता है और अपने बच्चों को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह केल्सी डी के घर आती है जहाँ वो उससे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों को वहाँ पे एक गिफ्ट दिखता है जो कि डी के फैन ने उसके लिए छोड़ा था और जब डी उसे खोलती है तो उसके अंदर कई सारी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस होती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि ये उसी फैन ने भेजा है जो कि उसे मारना चाहता है। वो तुरंत पुलिस को वहाँ पे बुलाती है और उन्हें इस बारे में बताती है, तो वो लोग उससे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। रात को केल्सी का बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर भी वहाँ पे आ जाता है जो कि डी से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसकी मूवीज का फैन था। वो उसे अपना एक मास्क देता है और उसे साइन करने के लिए कहता है और डी उस मास्क को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो सेम वैसा ही मास्क था जैसा वो किलर पहनता था। डी उसे साइन कर देती है और वहाँ से सोने चली जाती है। रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अपने सामने अपने लैपटॉप को खुला पाती है जिसके ऊपर लिखा था प्ले मी। जब वो वीडियो को प्ले करती है तो उसके अंदर वो फुटेज थी जहाँ पे उसकी दोस्त को मारा गया था। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये वही सेम कातिल है जिसने उसकी दोस्त को मारा था। वो अपने पति को जगा के इस बारे में बताने की कोशिश करती है
है, लेकिन तभी उसके बिस्तर पे उसे खून नजर आता है और वो देखती है कि उसके पति को उस कातिल ने मार डाला है। तभी केल्सी वहाँ पे आती है और उसे संभालती है। वो पुलिस को वहाँ पे बुलाते हैं जो कि उसके पिता की लाश को वहाँ से ले जाते हैं और डी पुलिस को वो वीडियो दिखाती है जो कि उस कातिल ने उसे भेजा था। जब पुलिस उस वीडियो को देखती है तो उसके अंदर डी भी उन्हें दिखाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद डेबरा को उसी ने ही मरवाया था। केल्सी भी इस बात पे विश्वास कर लेती है और वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन केल्सी सोचती है कि आखिर डी ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो उस वीडियो को दोबारा देखती है और उसके अंदर उसे एक ग्लिच नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वीडियो एडिटेड है। वो तुरंत पुलिस के पास जाती है और उन्हें वो सबूत दिखाती है। डिटेक्टिव उससे कहती है कि उन्होंने उसके घर के बाहर एक आदमी को गिरफ्तार किया है और उसके चाकू पे ह्यूमन ब्लड लगा हुआ है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वही कातिल है। केल्सी जब उस आदमी को देखती है तो वो उन्हें बताती है कि वो उसका प्रोड्यूसर है और उन सबको ये लगने लगता है कि वही कातिल है। वो लोग डी को छोड़ देते हैं और केल्सी डी से माफी मांगती है उस पर ना विश्वास करने के लिए। कुछ देर बाद डी के पति का फ्यूनरल होता है जहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं और डी अपने सभी दोस्तों से कहती है कि आज रात वो उसके घर में ही रुकें। सीजे और जोडी रात भर के लिए उसके घर पे ही रुक जाते हैं। रात को डी को टीना का मैसेज आता है और वो उससे कहती है कि वो उसके घर तक नहीं आ पाई, लेकिन आज रात को वो उसको स्टेशन पे लेने आए और उसके बाद वो साथ मिलके घर चलेंगे। ये सुन के डी को लगता है कि शायद वो सच में वहाँ पे आने वाली है, इसीलिए वो केल्सी के साथ उसे लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में डिटेक्टिव केल्सी को फोन करती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसके प्रोड्यूसर को छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष है और वो जो खून था वो उसके जिंदा दोस्त का था और उन्होंने वो रियल दिखाने के लिए उसमें लगाया हुआ था। उसे ये भी कहती है कि उन्होंने 2 पुलिस वालों को उसकी लोकेशन पे भेजा है ताकि वो उनका ख्याल रख सके। हम यहाँ पे उस कातिल को देखते हैं जो कि उन दोनों पुलिस वालों को एक एक करके मार डालता है और उनके चिल्लाने की आवाज सुन के डी और केल्सी काफी डर जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो कातिल उनका पीछा करता है। डी के पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे जा गिरती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं भाग पाती। केल्सी उस कातिल से लड़ती है और उसे बुरी तरह पीटती है, लेकिन तभी वो कातिल उसे उठा के पटक देता है, जिससे कि उसकी हड्डी टूट जाती है। उनके चिल्लाने की आवाज सीजे सुन लेता है और वहाँ पे जाता है उन्हें बचाने के लिए। जब वो कातिल डी को मारने जा रहा होता है तो सीजे वहाँ पे आके उस पे हमला कर देता है। वो कातिल उससे कहता है कि वो हमेशा से ही उसका फैन रहा है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि रियल जेसन उससे लड़ने आया है। वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो वही प्रोड्यूसर है जो कि स्नफ्ड आउट फिल्म बना रहा था और वो ही वो साइको फैन है जो कि उन एक्टर्स को मार रहा था। सीजे उससे लड़ता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन तभी वो अपना चाकू उठा के सीजे के पेट में घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जब वो सीजे को जान से मारने वाला होता है तो जूडी वहाँ पे आ जाती है जो कि उस कातिल को शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उन सबको संभालती है। वो सीजे को हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि उसका इलाज हो सके और केल्सी भी डी से कहती है कि अब कातिल मर चुका है तो उसे यहाँ से चलना चाहिए। वो जोडी से कहती है कि वो डी का ख्याल रखे और ये कह के वो अपनी कार में वहाँ से चली जाती है। जोडी डी से कहती है कि वो अब आराम करे और जब वो उसे एक ड्रिंक पिलाती है तो डी को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। जोडी उसे बताती है कि उस ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया था जिससे वो पैरालाइज हो गई है और उसके बाद वो उसके गले में एक सिरिंज लगाती है और उससे कहती है कि अब वो मरने वाली है। डी उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो एक फिल्म पे बहुत सालों से काम कर रही है जिसका नाम स्नफ्ड आउट है और वो उसकी डायरेक्टर है। इस फिल्म में उन्होंने रियल स्नफ दिखाया हुआ है जहाँ पे स्लैशर फिल्म के कैरेक्टर्स को वो अपने प्रोड्यूसर के साथ मिलकर जान से मार देती है। वो उसे अपनी फिल्म की कुछ फुटेज दिखाती है जहाँ पे उन एक्टर से पहले वो सवाल पूछते हैं और जब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो वो उन्हें जान से मार डालते हैं। जोडी उससे कहती है कि इस फिल्म की आखिरी शूटिंग बची है और उस शूटिंग में वो कास्ट होने वाली है। वो उसके सामने कैमरा रखती है और उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। इधर केल्सी जब जा रही होती है तो साइड में वो अपनी गाड़ी रोकती है और उसके बाद वो अपनी पुरानी फोटोज देखने लगती है जिसके अंदर उसे जोडी के हाथ में एक लॉकेट दिखाई देता है। उस लॉकेट को ध्यान से देखती है और उसके बाद वो वीडियो देखती है जो कि उस कातिल ने भेजा था और उसके अंदर भी वो लॉकेट अच्छी तरह विजिबल था। ये देख के वो समझ जाती है कि जोडी भी उस कातिल से मिली हुई थी। वो अपनी गाड़ी मोड़ती है और डी के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर जूडी जब डी को जान से मारने वाली होती है तो केल्सी वहाँ पे आके उस पे हमला कर देती है। वो एक कांच के टुकड़े को उठा के उसके पेट में घुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म फ्राइडे 13 से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और इसमें ये दिखाया गया है कि फैंस किस तरह से फिल्म को सच मान लेते हैं और उन्हें फिल्म से इतना लगाव हो जाता है कि सच में वो क्राइम करने पे उतर आते हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।